आखिर मुझे लाना ही पड़ा द टॉपर्स जोन सुपर 30 30 दिन के अंदर टोटल अनसॉल्व विद चैप्टर वाइज। गजब का, बोर्ड में इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। अब की जो टॉप करेगा द टॉपर्स जोन सुपर 30 के अंतर्गत ही स्टूडेंट टॉप करने सोचो, किसी गांव में एक जनरल मर्चेंट की दुकान है या किरची मिर्ची बिक रही है। अब उस गांव में केवल एक ही दुकान है। अब एक ही दुकान है तो भैया बहुत चलेगी, बहुत बिकेगी। लेकिन उसी के जैसा दुकान एक बगल में खुल जाए, माइनस देखा तो पहला ये आयन कॉमन हो गया है। अब कॉमन अगर हो गया है तो सीधी सी बात है, जितना पहले घुल रही थी उतना अब नहीं घुलेगी। अरे अब तो पढ़ लो, केवल 30 दिन पूरा एग्जाम साल कर 30 दिन। द टॉपर्स जोन सुपर 30 में आप सभी बच्चों का स्वागत है। शुरू करते हैं अपनी क्लास केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में देखिए पहले किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। विलेन से 8 नंबर का क्वेश्चन, 8 नंबर्स क्वेश्चन आ जाते हैं। वैद्युत रसायन 7 नंबर का आ जाता है। रासायनिक बलगत की ये भी 7 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। एफ डी और एफ ब्लॉक के तत्व 6 नंबर के ये भी हैं। उपसंयोजक यौगिक 7 नंबर के, और यहाँ पर हेलोएल के तथा हेलोएरिन ये भी 7 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। एल्कोहल फिनाल एमिथर ये भी देखिए 7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक इसमें सबसे ज़्यादा 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसका मतलब ये चैप्टर बहुत ही दमदार है, मन लगा के पढ़ना है। एमीन 6 नंबर का आता है और जैव अणु 7 नंबर का आता है। टोटल 70 नंबर के आप ये जो है क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं पहला चैप्टर सोल्यूशन, विलेन। हमको ये जानना है कि विलेन क्या है, कैसे बनाए जाते हैं। ये तो जल्दी से देख लेते हैं विलेन क्या है। विलेन 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलेन कहते हैं। ठीक, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलेन कहते हैं। समझ गए, 2 हो या 2 से अधिक पदार्थ, लेकिन मिश्रण कैसा हो, समांगी हो, कैसा हो, समांगी मिश्रण हो। ठीक है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलेन कहते हैं। विलेन है अर्थात समांगी है, और समांगी है अर्थात विलेन है। ये यहाँ पर विलेय ले लिया है, सॉल्यूट कहते हैं। विलायक ले लिया है, सॉल्वेंट कहते हैं। दोनों को मिला दिया है, विलेन बन गया है। ठीक, तो इसके 2 घटक होते हैं, एक विलेय एक विलायक। एक विलेय एक विलायक होते हैं। विलेय को सॉल्यूट कहते हैं, तो विलेय को सॉल्यूट कहते हैं, और विलायक को सॉल्वेंट कहते हैं। डेफिनेशन देख लें, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलेन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलेन कहते हैं। इसके कितने घटक होते हैं जी? इसके 2 घटक होते हैं, एक विलेय और एक विलायक। ठीक है ना, एक विलेय होता है, एक विलायक होता है। विलेयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है वो विलेय है, और विलेयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है वो विलायक है। जिसकी मात्रा कम है वो विलेय है, और जिसकी मात्रा अधिक है वो विलायक है। चलिए हेडिंग नोट कीजिए, विलेयता, सॉल्युबिलिटी। इसका दूसरा नाम होता है घुलनशीलता। कितना पदार्थ 100 ग्राम विलायक में घुल रहा है, कितना पदार्थ 100 ग्राम विलायक में घुल रहा है, वो विलेयता या घुलनशीलता के नाम से जाना जाता है। निश्चित ताप कर दिया है, ताप बदलने न पाए। 100 ग्राम विलायक इसको बेट करके जो है ले लिया गया है, तौल कर ले लिया गया है। पदार्थ की अधिकतम मात्रा इसमें डाल रहे हैं, और अगर संतृप्त हो जा रही है, अगर संतृप्त हो गई है तो जितना अधिकतम मात्रा आपने मिलाया है वो विलेयता कहलाएगी। हम कह सकते हैं किसी निश्चित ताप पर पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है। कितने ग्राम विलायक को? 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है, विलेयता कहलाती है। पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है, विलेयता कहलाती है। निश्चित ताप पर पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है, विलेयता कहलाती है। ठीक, अगर विलेयता आप लोग से पूछ लिया जाए तो बता दोगे ना? हाँ, पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक को निश्चित ताप पर संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है, विलेयता कहलाती है। विलेयता को प्रभावित करने वाले 3 कारक होते हैं। पहला होता है ताप, दूसरा होता है विलेय विलायक की प्रकृति, तीसरा होता है सम आयन प्रभाव। पहला कौन है? ताप। दूसरा कौन है? विलेय विलायक की प्रकृति, और तीसरा है सम आयन प्रभाव। जरा इनको देख लेते हैं, ये बनते कैसे हैं। ताप बढ़ाने पर क्या होता है, ताप अगर कम कर दिया जाए तो विलेयता पे क्या प्रभाव पड़ती है, ये सब जो है जानना है। दूसरा है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पर कैसे डिपेंड करती है ये भी जानना है। ये तीसरा है सम आयन प्रभाव।
इन सब चीज़ों को हम देखते हैं कैसे। चलिए, ताप पर कैसे प्रभावित होता है ये जरा देख लेते हैं। अगर ताप का मामला है, ताप, ठीक, अगर ठोस विलय है, विलय ठोस है, इसको अगर आप ताप बढ़ा रहे हो, ताप बढ़ा रहे हैं, तो ठोस की विलयता बढ़ जाएगी, ठोस की विलयता बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, ठीक। अगर ठोस है, ताप बढ़ा रहे हो तो विलयता बढ़ जाएगी। या ऐसा कोई पदार्थ है जो विलायक में पहुंचे और ऊष्मा को अवशोषित कर ले, ऐसा कोई पदार्थ हो जो विलायक में पहुंचे और ऊष्मा को अवशोषित कर ले, तो उसकी विलयता बढ़ जाएगी, ज़्यादा घुल जाएगा, क्योंकि उनके बीच की दूरी जो है, अणुओं के बीच की दूरी जो है बढ़ जाती है, जिससे ज़्यादा घुल जाता है, ठीक। अगर हम गैस की बात बताएं, गैस की अगर विलयता है तो ताप बढ़ाने पर घट जाएगी, गैस की विलयता ताप बढ़ाने पर घट जाती है, विलयता घट जाती है, घट जाती है, ये घट जाती है। गैस की विलयता ताप बढ़ाने पर घट जाती है, क्योंकि गैस के अणुओं के बीच में फंसे होते हैं, अणुओं के बीच में जब फंसे होते हैं तो हम कहते हैं गैस अणुओं में घुल गया है। ताप बढ़ाएंगे तो अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी, क्यों जी, ताप बढ़ाएंगे तो अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो जो गैस वहाँ फंसी हुई थी वो निकल कर बाहर आने लगेगी, जिससे इसकी विलयता जो है घट जाएगी। मामला दरों का है तो दरों पर ज़्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है, दरों पर ताप का कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। क्लियर। तो ताप बढ़ाने पर अगर ठोस है तो उसकी विलयता बढ़ जाएगी, या कोई ऐसा पदार्थ घोल दिया गया है जो ऊष्मा को अवशोषित कर रही है तो उसकी विलयता बढ़ जाएगी। अगर कोई ऐसा पदार्थ है जो ऊष्मा को उत्सर्जित कर रही है तो उसकी विलयता जो है घट जाएगी, ऐसा है। गैसों के ताप बढ़ाएंगे तो विलयता घट जाएगी, और दरों पर ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये दूसरा दिया हुआ है, इसमें इसको हटा देते हैं। दूसरा लिखा हुआ है समायन प्रभाव। दूसरा अगर देख लेते हैं समायन प्रभाव, तो समायन प्रभाव पे कैसे काम करेगा ये। दूसरा दिया है विलय और विलायक की प्रकृति। विलय और विलायक की प्रकृति कैसे प्रभाव पड़ता है, याद रखिएगा। ध्रुवी ध्रुवी में घुलेगा, अध्रुवी अध्रुवी में घुलेगा, ध्रुवी ध्रुवी में ज़्यादा घुल जाएगा, अध्रुवी अध्रुवी में ज़्यादा घुल जाएगा, अध्रुवी ध्रुवी में कम घुलेगा। हम जो कहना चाहते हैं, अब आप समझो, हम ये कहना चाहते हैं कि ध्रुवी विलायक है तो ध्रुवी में ज़्यादा घुल जाएगा, अध्रुवी विलायक है तो अध्रुवी में ज़्यादा घुल जाएगा, और अध्रुवी ध्रुवी में कम घुलेगा। कहने का मतलब ये है विलय और विलायक की प्रकृति। दूसरा पॉइंट जो है, अगर विलय, जो विलय है अगर ये ध्रुवीय है, ध्रुवीय है, और जिसमें हम घोल रहे हैं विलायक वह भी ध्रुवीय है, तो विलयता बढ़ जाएगी, विलयता बढ़ जाती है। जो विलयता है वो विलयता बढ़ जाएगी, बढ़ जाती है, ठीक। मान लीजिए विलय, विलय अध्रुवी है, विलय अगर अध्रुवी है, अध्रुवी है, और विलायक ध्रुवीय है, और जो विलायक है वो ध्रुवीय है, जो विलायक है वो ध्रुवीय है, तो विलयता घट जाएगी। तब जो विलयता होगी वो विलयता घट जाएगी, ये घट जाएगी। अगर पता चले विलय ध्रुवीय है, जो विलय है ये अध्रुवी है, अध्रुवी है, और जो विलायक है, और जो विलायक है ये भी अध्रुवी है, तो अगर अध्रुवी अध्रुवी है, अगर अध्रुवी अध्रुवी है तो विलयता बढ़ जाएगी, विलयता बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर।
ध्रुवी ध्रुवी में विलेयता बढ़ जाएगी, आध्रुवी आध्रुवी में बढ़ जाएगी, आध्रुवी ध्रुवी में घट जाएगी। तीसरा लिखा है समायन प्रभाव। समायन प्रभाव जरा देख लेते हैं। कॉमन आयन इफेक्ट, समायन प्रभाव पे क्या पड़ता है? तीसरा प्रभाव दिया है इसमें, समायन प्रभाव। अब जरा देखो समायन प्रभाव, मान लेते हैं कि सिल्वर क्लोराइड का विलयन है, सिल्वर क्लोराइड का विलयन है, जिनमें सिल्वर क्लोराइड की विलेयता अधिक है, सिल्वर क्लोराइड की विलेयता अधिक है, अधिक है। इसी में अगर NaCl मिला दिया जाए, मिला दिया गया है, तो विलेयता घट जाएगी। तब जो विलेयता है ये विलेयता घट जाएगी, घट जाएगी। अब क्वेश्चन आया क्यों, क्यों घट जाएगी? आप बताइए, AgCl अगर यहाँ पर है, ये टूटेगा तो Ag प्लस और Cl माइनस देगा, Ag प्लस और Cl माइनस देगा। क्यों भाई, तो है ना। अगर मान लेते हैं यहाँ पर NaCl है, यह भी अगर टूट गया तो Na प्लस और Cl माइनस देखा, देखो ये आयन कॉमन हो गया है। अब कॉमन अगर हो गया है तो सीधी सी बात है, जितना पहले ये घुल रही थी उतना अब नहीं घुलेगी। अब जैसे सोचो, किसी गांव में एक जनरल मर्चेंट की दुकान है जहाँ किरची मिर्ची बिक रही है। अब उस गांव में केवल एक ही दुकान है। अब एक ही दुकान है तो भैया बहुत चलेगी, बहुत बिकेगी। लेकिन उसी के जैसा दुकान एक बगल में खुल जाए तो पहले जो दुकान चल रहा था उसका बिकना कुछ कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा भाई? क्योंकि जो दुकान इसकी है वो सामान वो भी रख रहा है, तो इसकी सामान जो है जब बिक रहा है उसकी मात्रा कम हो जाएगी, अर्थात विलेयता घट जाएगी। तो समायन के प्रभाव पर विलेयता घट जाएगी। ठीक, ये मैं कह रहा था कि विलेयता इसकी घट जाएगी। गजब की विलेयता है ये। 30 दिन के अंदर अनसॉल्व सॉल्व करा दिया जाएगा। ये हेडिंग लगाओ, नॉर्मलता। नॉर्मलता आपको जानना है, नॉर्मलता क्या है? इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मलिटी। क्या कहते हैं? नॉर्मलिटी। कुछ है समझ में आ रहा है? अरे अब तो पढ़ लो, केवल 30 दिन में पूरा एकदम सॉल्व कर दिया जाए। 30 दिन, ये थोड़ा सा थ्योरी बता रहे हैं इसका, है क्या? नॉर्मलता। चलिए टॉपिक देखते हैं, नॉर्मलता। इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मलिटी। ये नॉर्मलिटी कैसे बनती है? इसके लिए अगर देखा जाए तो एक हमने जो है ये बर्तन ले लिया है, ये इसमें जो है विलयन भर दिया है, ये विलयन भर दिया है, ये विलयन जो है भर दिया गया है। अब इसका आयतन ऐसा कर दिया है कि 1 लीटर हो। आयतन कितना हो? 1 लीटर। ये विलयन है और विलयन का आयतन 1 लीटर है। ये विलयन है और विलयन का जो आयतन कर दिया गया, आयतन वो 1 लीटर है। जल्दी जल्दी आप समझते रहिएगा। जब विलयन बनाया गया था तो विलय इसमें मिलाया गया होगा, विलय इसमें मिला दिया गया तुल्यांक में। ठीक, तो 1 लीटर विलयन बनाना है और विलय को जितना तुल्यांक मिलाओगे उसकी नॉर्मलता कहलाई जाएगी। ठीक, कितने लीटर आयतन में? 1 लीटर आयतन में। 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। कितने लीटर आयतन में? 1 लीटर आयतन में। अगर आपको लिखना हो तो 1 लीटर आयतन में उपस्थित, 1 लीटर आयतन में उपस्थित, ठीक, किसका आयतन हो? विलयन का। तो हम कहते हैं 1 लीटर, ठीक, विलयन के आयतन में, या विलयन के 1 लीटर आयतन में, यहाँ लिख लो विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा, उपस्थित विलय की मात्रा, उपस्थित विलय के तुल्यांकों की मात्रा, विलय के तुल्यांकों
की संख्या बिलियन की नॉर्मलता कहलाती है। बिलियन की नॉर्मलता कहलाती है। बिलियन की नॉर्मलता कहलाती है। नॉर्मलता कहलाती है। ठीक, बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के तुल्यांकों की संख्या बिलियन की नॉर्मलता कहलाती है। ठीक है, नॉर्मलता का अगर फार्मूला आप जानना चाहें तो यहाँ पर नॉर्मलता इज इक्वल टू, समय ज़्यादा नहीं है इसलिए बहुत जल्दी जो है बताया जा रहा है, W अपान में E इंटू 1000 अपान में B ml में होता है। इसका ज़रा मात्रक आप चेक कर लो, यूनिट क्या होता है इसका मात्रक होता है तुल्यांक प्रति लीटर। ये ताप पर निर्भर करती है, ताप पर निर्भर करती है, ताप पर निर्भर करती है। ठीक, ये ताप पर निर्भर करती है। ठीक है, टॉपिक का नाम है विलयन की मोलरता। विलयन की मोलरता किसे कहते हैं? इंग्लिश में मोलरिटी कहते हैं। ये एक हमने जो है बर्तन ले लिया है, इसमें विलयन भर लिया है, ये विलयन है, विलयन भर लिया है ये, और विलयन का आयतन 1 लीटर कर दिया है। कितना? 1 लीटर विलयन का आयतन कर दिया है, और विलयन बनाते समय विलय हमने मोल में मिला दिया है। ठीक, तो 1 लीटर आयतन वाले विलयन में जितने मोल उपस्थित होंगे, कितने लीटर आयतन वाले? 1 लीटर आयतन वाले विलयन में जितने मोल उपस्थित होंगे उसकी क्या कहलाएगी? मोलरता। कितने लीटर आयतन में? 1 लीटर आयतन में। 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। ये आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। कितने लीटर में? 1 लीटर। 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। मोलरता इज इक्वल टू W अपान M इंटू 1000 अपान में B ml में इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। यह भी ताप पर निर्भर करती है। यह भी ताप पर निर्भर करती है। क्या निर्भर करती है? क्योंकि इनके फार्मूले में आयतन है, तो जिसके फार्मूले में आयतन है वो ताप पर निर्भर करेगी। ठीक, जल्दी से नोट कर लो इनको। तो नोट हो गया होगा। ठीक, अगला टॉपिक है, चलिए अगला टॉपिक हेडिंग बनाइएगा, गजब का है। लिखा है नॉर्मलता और मोलरता में संबंध। तो हेडिंग बनाओ, नॉर्मलता और मोलरता में क्या संबंध है? नॉर्मलता और मोलरता में संबंध। हेडिंग बनेगा नॉर्मलता और मोलरता में संबंध। नॉर्मलता और मोलरता में क्या संबंध है, ये फटाफट देखते चले जाओ, क्योंकि हमको 30 दिन में जो है पूरा आंसर रिवाइज करा देना है। 10 चैप्टर हैं, 3-3 दिन रखते हैं। 3-3 दिन अगर रख देते हैं तो 10 चैप्टर है, 30 दिन में हो जाएगा। मेरा कोशिश रहेगा कि उससे पहले जो है रिवाइज करा के ख़त्म कर दें। मोलरता और नॉर्मलता में संबंध, हेडिंग लगा लिया, मोलरता और नॉर्मलता में संबंध। चलिए इसके लिए ज़रा देखते हैं। हम जानते हैं बी नॉट एट विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता इसको m से व्यक्त करते हैं। ये फार्मूला होता है स्मॉल w अपान में स्मॉल m इंटू 1000 अपान में b। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दूसरा जानते हैं विलयन की नॉर्मलता, विलयन की नॉर्मलता इसको n से व्यक्त करते हैं। ये होता है w अपान में m, w अपान में e, w अपान में e इंटू 1000 अपान में b। ये भी ml में होती है। इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर दे, समीकरण 1 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पर आएगा m अपान में n, ये आ जाएगा w अपान में m इंटू 1000
अपान में बी, यहाँ भी आ जाएगा W अपान में E इंटू 1000 अपान में बी। ये देखो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा ये। अब इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दें, ये अगर ऐसा हो गया है तब देखते हैं कैसे बनता है ये आ गया है M अपान में N, इधर आया W अपान में M, ये आ जाएगा E अपान W, W से W कैंसिल हो जाएगा, ये M अपान N इज इक्वल टू E अपान में M हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं E इज इक्वल टू M अपान S, इसका मतलब समथिंग होता है, तो यहाँ पर M अपान N इज इक्वल टू आ गया M अपान में S अपान में M, इसके अपान में 1 कर दें। ठीक, इतना नोट कर लो, इतना नोट कर लिया होगा। अगर 1 कर दिया जाए तो पलट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, और जानते होगे ना क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना यार। ठीक, जब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक लाइन और लिखना चाहें तो आ गया है M अपान में N, ये आ गया M अपान में S इंटू 1 अपान M, और M से M कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से अगर आप निकालना चाहें, अगर यहाँ से निकाल ले जाएं तो आ जाएगा M अपान में N इज इक्वल टू 1 अपान S, मतलब N इज इक्वल टू S इंटू M। N है नॉर्मलता, M है मोलरता, N है नॉर्मलता, M है मोलरता, और ऐसे समथिंग कुछ भी अम्ल है तो क्षारकता, क्षार है तो अम्लता, लवण है तो उसका आयन मान आ जाएगा। ये संबंध है, एक बार देख लें, इसको नोट कर लें। ये फटाफट नोट करते रहो, कल 30 दिन आपके पास है, 30 दिन में पूरा का पूरा आंसर गजब का जो है सॉल्व करा दीजिएगा। ठीक, 30 दिन में। ठीक, कोशिश करते रहिए, बोर्ड में आपकी 99% जो है आना चाहिए। 1% इसलिए बता रहे हैं कि कहीं मिसप्रिंट हो जाता है, कि बच्चे कहीं कहीं मिसप्रिंट कर देते हैं, तभी 99% कम नहीं है, कोशिश करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको हमने हटा दिया है। ये देखिए 2022 में पूछा गया है, ये गजब का टॉपिक है यार। ऐसे ऐसे टॉपिक जो है बिलियन में है कि वास्तव में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब इस पर न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, इस पर देखा जाए न्यूमेरिकल बहुत आते हैं। एक बार इसका डेरिवेशन भी पूछ लिया था कि कैसे क्या बनेगा, इसका न्यूमेरिकल भी देख लेंगे, इसके न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। चलिए, कह रहे हैं विलय और विलायक दिया है, लिखा है विलय W/W परसेंट का अर्थ क्या होता है, पहले आप ये जाने। का अर्थ है, क्या अर्थ है अब आप समझो। सबसे पहले विलयन का भार, विलयन का भार अगर देखा जाए ये आ गया है 100 ग्राम, ये परसेंट से पता चला है। विलय का भार, अगर यहाँ से विलय का भार देखें तो विलय है स्मॉल w ग्राम है, इतना हो गया है। ठीक, इतना ये हो गया है। अगर हम विलयन का घनत्व लिखें, विलयन का घनत्व, विलयन का घनत्व तो D इज इक्वल टू विलयन का भार, जिसको आप विलयन का द्रव्यमान से भी लिख सकते हो, विलयन का भार बटे में विलयन का आयतन, ये विलयन का आयतन है। ये D इज इक्वल टू विलयन का भार देखो 100 दिया हुआ है, आयतन भी यहाँ से B जरा निकाल लेते हैं, B क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो आ जाएगा 100 अपान में D, 100 अपान में D आ जाएगा। इतने में किसी को प्रॉब्लम? 100 ग्राम, विलय का भार W ग्राम, विलयन का घनत्व D बराबर विलयन का भार बटे में आयतन कर दिया गया है। भार मतलब द्रव्यमान को कह के भार कह दिया जाता है, घबराइएगा नहीं, द्रव्यमान भी लिखा जा सकता है। ठीक, अच्छा, अब थोड़ा सा और देखते हैं।
ये विलेन की मोलरता, विलेन की मोलरता, विलेन की मोलरता इजकल टू स्मॉल डब्लू अपान में स्मॉल एम इंटू 1000 अपान में बी। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें। अगर ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दे रहे हैं तो आ जाएगा डब्लू अपान में एम, यहाँ आ जाएगा 1000 और इस वैल्यू को रख दिया जाए तो 100 अपान में डी। ये 1 कट जाएगा, ये डी ऊपर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे विलेन की मोलरता, विलेन की मोलरता, मोलरता इजकल टू डब्लू अपान में एम इंटू 10 इंटू डी। ये इतना बन जाएगा। ये हमने प्रूव कर दिया। ये ठीक, ये है। इसको आप नोट कर लें।